When is a parent born? When your world changes in a moment. Nani? Or when the moment is celebrated by all. When you start learning again. Or with a new role. Is it your child's first breath? Or is it just a feeling? Parents are born when they fulfill a responsibility. Your child's umbilical cord blood can provide protection from 80 life-threatening diseases. Keep it safe with Asia's largest stem cell bank. Cord Life. One chance, one choice. Hi everyone, we are in another webinar of Cord Life India. So we have with us Dr. Manjusha. She is one of the, Hello, Mandakini. I am Dr. Manila Kaushal. Let me start. Sorry, Manila Right, Kaushal. okay. I'm sorry. All right. A very good evening to all my dear patients. आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार. तो जैसा कि जो आज हमारे साथ नए जुड़े हैं और जो पुराने हमारे पेशेंट्स रहे हैं, उन्हें इस बारे में पता होगा कि माही वुमेन सेंटर समय समय पर अपने प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, अपने प्रेग्नेंट पेशेंट्स के लिए कुछ वेबिनार्स या ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस करते रहे हैं. और इसी के साथ हम आज लेकर आए एक अनदर टॉपिक. और जो भी हम सब्जेक्ट्स डिस्कस करते हैं वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पर हम आमतौर पर अपनी रूटीन विजिट्स पर डिस्कस नहीं कर पाते हैं. सो टुडे वी ब्रॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इसका जो हमने टाइटल रखा है वो है पेरिनियल टीयर्स एंड थिंग्स टू डू विद बेबी इन द फर्स्ट 3 months. तो आप में से कई सारे लोग जो अभी प्रेग्नेंट हैं या डिलीवर होने वाले हैं या कुछ जो पोस्ट डिलीवर्ड हैं, आपके लिए ये आज का सेमिनार बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है. आई विश दैट यू विल एंजॉय दिस सेशन. तो आज की हमारी जो गेस्ट स्पीकर हैं वो है डॉक्टर मंदाकिनी चोपड़ा. शी इज फ्रॉम दिल्ली एंड शी इज अ internationally certified pregnancy fitness doctor. She is a physiotherapist with 15 years of experience और ये काफी योगा सेशंस भी लेते हैं और काफी सारे ऐसे ऑनलाइन सेशंस इनके रहते हैं. I am especially thankful to her that she agreed to join us for this webinar on this odd hour. और इतनी ठंड है, किसी का मन नहीं है काम करने का और उस पे भी आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए थैंक यू. और चूंकि कोविड इतना ज्यादा प्रिविलेंट हो गया है तो आई वांट कि आप घर बैठे सेफ हमारी सब बातों को सुने और जितना हम आपके साथ नॉलेज शेयर कर सके उतना हम कर सके. आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू कॉर्ड लाइफ इंडिया जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर हम सबको मिलाया है. तो कॉर्ड लाइफ इंडिया एक स्टेम सेल प्रिजर्वेशन की कंपनी है जिसके बारे में आप सभी को काफी हद तक पता होगा. तो अगर समय रहा तो हम उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे. फिर मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करती. आई गिव ऑल द थिंग्स टू डॉक्टर मंदाकिनी नाउ. ओवर टू यू मंदाकिनी, यू कैन स्टार्ट विद योर सेशन. Thank you so much, ma'am. We'll have a question answer round or we would ask our like people who are listening to write a chat, right? Whatever you want, you can go ahead. Yes, आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस होंगे आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम लास्ट में उन सबको लेंगे. मैम, थैंक यू सो मच. इट्स अ प्रिविलेज टू बी ऑन द प्लेटफॉर्म. आई हैड टू एक्सेप्ट, इट इज नथिंग लाइक दैट. सो इट्स अ प्रिविलेज टू शेयर द प्लेटफॉर्म विद यू. आई विल जस्ट माई स्लाइड्स आर विजिबल. मेरा में आप सब देख पा रहे हैं? Yes, visible. Yes, we can. ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है पेरिनियल टीयर्स एंड थिंग्स टू डू विद द बेबी इन फर्स्ट 3 months. सो हम आज यही बात करेंगे कि पेरिनियल टीयर्स होते क्या हैं और आप उनको कैसे बचा सकती हैं अगर आप एक्सरसाइजेस सही तरीके से करें अपने कंसेप्शन के पीरियड में. पेरिनियल टीयर्स यूजुअली डिलीवरी के दौरान होते हैं.
आप ऐसा क्या कर सकती हैं कि उस टाइम पे आपको पेरिनियल टीयर्स बाद में ना हो, और अगर हो जाते हैं तो आप उनको कैसे मैनेज कर सकती हैं और ईज आउट कैसे कर सकती हैं। तो इस बारे में हम सब बात करेंगे। जो सेकंड थिंग है जो हम बात करेंगे कि एवरी पेरेंट इज हैप्पी, सबको खुशी है, बच्चा घर में आ जाता है, तो उसके बाद उस बच्चे को जिसको आपने 9 महीने अंदर रखा है उसको कैसे आगे नर्चर करना है, उसका कैसे ध्यान रखना है, क्या चीजें हैं जो आप कर सकती हैं पहले 3 महीने में। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि पहले 3 महीने में जो आपका बच्चा अभी तक वुम में था, जो अब बाहर आ गया है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, उसमें मोटर स्किल्स मतलब उसके हाथ का काम करना, उसका उसका मूवमेंट्स, वो सारी मोटर स्किल्स में आती हैं। हियरिंग, वो सुन पा रहा है कि नहीं, वो उस सुनने के बाद वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो सब चीजें। विजन उसका कैसा है, और कम्युनिकेशन। थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि इन सब से क्या मतलब है। जब मैं मोटर की बात कर रही थी, दैट वाज क्रॉस मोटर और फाइन मोटर। 2 तरीके के ग्रास्प होते हैं कि एक वो बड़ा तरीके से पकड़ रहा है और एक छोटी ग्रिप्स ले रहा है। तो अगर वो ग्रॉस मोटर में हम जाएं, दैट इज उसका हेड और चेस्ट, वो अपने जब स्टमक पे है तो वो हेड और चेस्ट को रेस करने की कोशिश करता है। ये 3रे महीने तक आता है जिसमें हेड होल्डिंग आ जाती है। अगर आप उसको लिटा रहे हैं तो वो बैक, अगर आप बैक पे है या स्टमक में है तो वो अपने हाथों को हिलाने की कोशिश करेगा, अपने पैरों को मारने की कोशिश करता है। सो ये सारे मूवमेंट्स, सारे जॉइंट्स को मूव करना, ये मूवमेंट्स होते हैं जो आपने देखने हैं अपने बच्चे में। फाइन मोटर की आपने कोई चीज दी तो उसके ग्रास्प के रिफ्लेक्सेस आने शुरू हो जाते हैं। तो वो सब पकड़ रहा है कि नहीं, अपना हाथ मुंह तक ला रहा है कि नहीं ला रहा है, जो भी आप उसको टॉय दे रहे हो वो उसको पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है, और अपने हाथों को देख रहा है। तो ये सब चीजें उसकी आनी शुरू हो जाती हैं। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट इज स्पीच एंड लैंग्वेज और सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि आप देखना, हर छोटा बच्चा, आप जस्ट उसके पास होते हैं एंड यू जस्ट स्माइल, द बेबी स्माइल्स बैक, वो आपको रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। आप अगर उसके साथ खेल रहे हैं तो वो आपके साथ खेलता है, वो मोर एक्सप्रेसिव हो जाता है, और आप जो एक्सप्रेशंस उसके साथ बनाओगे वो वैसे एक्सप्रेशंस कॉपी करने की कोशिश करता है। सो दिस इज व्हाट इज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। उसके ब्रेन में ये सब चीजें रजिस्टर हो रही है और डेवलप हो रही है। स्पीच एंड लैंग्वेज, वो ऑफ कोर्स फेमिलियर फेस दिखेगा। आप देखो, अगर कोई बाहर का बंदा आता है, वो बच्चे को उठाता है तो वो रोना शुरू कर देता है क्योंकि वो उसको नहीं जानता। अगर वो पेरेंट्स उठाएंगे, दादी नानी या जो उसको ध्यान रख रहे हैं वो उठाएंगे, तो उनके साथ ही और शी इज हैप्पी। एंड वो कुछ आवाजें वो छोटे से ही आवाजें करना थोड़ा थोड़ा शुरू कर देता है, जिसको कूइंग या गागल साउंड्स भी बोलते हैं। उसके बाद हेड को, वो सब चीजों को देखता है, वो अपना रोटेशन स्टार्ट करता है। स्पेशली जिस तरफ आप साउंड करोगे, लाइक जो हम हियरिंग की बात कर रहे थे, जिस तरफ आवाज आएगी वो उस तरफ टर्न करेगा। इसका मतलब उसकी कान जो है, ऑडिशन जो है उसका बढ़िया है। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता देन आपको कनेक्ट करना पड़ता है अपने डॉक्टर से। सेंसरी मतलब उसमें फेस को देख रहा है, अपने ऑब्जेक्ट्स को, जो भी चलता हुआ ऑब्जेक्ट्स है उसको देख रहा है। अगर आप देखोगे तो जब बच्चे के सामने मोबाइल चलाते हैं, जो कि नहीं चलाना चाहिए, तो वो उसको ध्यान से देखता है, बिकॉज उसमें बहुत सारे कलर्स हैं, तो वो उस वक्त उनको एब्जॉर्ब कर रहा है और उनकी तरफ उसकी सेंसेशंस बढ़ रही हैं। ठीक है। एंड देन कॉग्निटिव में आता है, जिसमें अगेन वो फोकस करता है आपके चेहरे की तरफ, आपके हाथों के मूवमेंट्स को देख रहा है, टॉयज वगैरह जो हैं उनको अपने हाथ में पकड़ के उसको महसूस करता है वो किस तरह का, अगर बजने वाला होता है तो वो उसको बजाता है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर द डेवलपमेंटल थिंग्स जो कि आपके बच्चे में हो रही है, और एज अ पेरेंट आपको वो देखनी होती हैं। बट हर बच्चा अपनी स्पीड से डेवलप करता है, बस आपने ये ध्यान रखना है कि ये सब चीजें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। नाउ कमिंग ऑन नेक्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स में इसमें क्या है कि आपका बच्चा, जो मैंने पहले भी बताया, वो आपके साथ आई कांटेक्ट करेगा, वो आपको उनकी जो आवाज है, जो रोने की आवाज है, जब भूख लगेगी तो वो अलग तरीके से रोता है, जब उसको कॉलिक पेन होता है, पेट में दर्द होता है, तो ज्यादा चीख मार के रोता है, जैसे आपको भी दर्द में रोगे। सो हर तरह की आवाज जो होती है वो अलग होती है। जब हम नए पेरेंट्स बनते हैं तो हमें समझ नहीं आता, बट जैसे आप धीरे धीरे बच्चे को संभालने लगेंगे
तो आपकी रोने की आवाज में समझ आ जाएगा कि वो क्यों रो रहा है और क्या दिक्कत है। एंड ऑफ कोर्स वो मूवमेंट करता है, एंड देन क्राइंग, कूइंग, टर्निंग ऑन साइड, स्माइलिंग रहेगा, आई कॉन्टैक्ट करेगा, हाथों को पास लाएगा, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो देन कम्स अप कि अब आप क्या कर सकते हो कि उनका जो आपको पता चल गया कि ये मूवमेंट्स होते हैं, ये चीजें बच्चे को होती हैं। अब एज अ पेरेंट हम क्या कर सकते हैं कि बच्चे को ये सारी चीजें हम और डेवलप कर सकें, बिकॉज अभी उसका दिमाग डेवलप कर रहा है। सो आप उसको रात को, अगर आपको कभी आपने सुना हो लोरी लोग गाते हैं रात को बच्चे को सुलाने से पहले या समथिंग लाइक दैट, दैट हेल्प्स टू रिलैक्स। सो आप बच्चे को और भी, जब आपका बच्चा जग रहा है, जब आप उसके साथ खेल रहे हो, आप अच्छे गाने गा के उसको इन्वॉल्व कर सकते हो अपने साथ, बिकॉज उस वक्त उसका डेवलपमेंट अच्छी पीक पर है। कोई वर्ड्स जैसे आप उसको सिखाना चाहते हो तो आप वो वर्ड्स बोलना शुरू करते हो। इसी तरह देखा जाता है जो बच्चे ज्यादा वर्ड सुनते हैं वो उसी वर्ड को सबसे पहले ग्रास्प करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो ज्यादा सुना होता है। जब बच्चा सोने जा रहा है आप उसके सामने रीडिंग करिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा बहुत छोटा है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग इनसाइड द ब्रेन, दिमाग में सब जाता है। वो अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता आपको, या वो कुछ बता नहीं सकता, लेकिन आपकी जो न्यूरो मैपिंग जिसको बोलते हैं वो डेवलपमेंटल स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। सो दैट इज डेफिनेटली हेल्पिंग द बेबी। आप अपने बच्चे के साथ जितना ज्यादा खेल सकती हैं, आप टॉयज के साथ खेलिए, आप उसके साथ फेसेस बनाइए, आप उसको डिफरेंट एक्सप्रेशंस दिखाइए, आप जितना करेंगे, बिकॉज बच्चा इमिटेट करता है। सो ट्राई एंड डू इट। आपके पास कोई सॉफ्ट टॉयज हैं, आप वो टॉयज उसको दीजिए। उसके साथ आप, जैसे हमने देखा कि हियरिंग डेवलप हो रही है, तो कुछ ऐसे टॉयज दीजिए जिसमें आवाज आती हो। जस्ट ट्राई एंड प्ले इट अराउंड, ताकि वो उधर टर्निंग करे। अब जब आपने उसको टर्निंग कराया तो आपने साथ साथ उसकी मसल मूवमेंट भी कराई। तो इनडायरेक्टली खेलते खेलते आप क्या कर रहे हो कि आप उसका मसल एक्शन भी करा रहे हो। तो जो मैं मोटर स्किल्स की बात कर रही थी, जिसमें मसल्स में ताकत होनी चाहिए, ताकि बच्चे को हम जब इधर घुमा रहे हैं उधर घुमा रहे हैं तो मूवमेंट नेक में आएगा। सो आप केवल कॉग्निशन या हियरिंग नहीं बढ़ा रहे हो, आप साथ साथ उसका मोटर डेवलपमेंट में भी हेल्प कर रहे हो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको स्लाइड्स दिखाई थी। सो जस्ट ट्राई टू बी वेरी अफेक्शनेट विद द चाइल्ड ऑल्सो, वो भी हेल्प करता है। आप जैसे कुछ बॉल वगैरह ले सकते हो। जैसे बच्चे को मैंने बोला कि वो मोटर स्किल्स में पैर इधर उधर ऑल्टरनेटली मारता है, तो आप एज अ जैसे आपने बॉल रख दिया एंड जस्ट ही विल जस्ट प्ले, ही और शी उसको मारेगा तो उसको लगेगा कि हाँ इट इज गोइंग बैक। सो मे बी यू कैन टेक अ बलून, जैसे बलून किक्स हो गया, या फिर आप कोई बॉल में एक थ्रेड डाल के, या ऐसी थ्रेड वाली बॉल्स भी आती हैं, गुब्बारे वालों के पास बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ऑफ कोर्स आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। जब बच्चे के साथ चीजें यूज करें तो बहुत ध्यान रखेंगे वो सब स्टरलाइज हो और बहुत क्लीन हो, ऐसे ही बाहर से ली हुई कोई चीज उस पर ना लगा दे। आप बहुत साफ सुथरी चीजें बच्चे के साथ इस्तेमाल करें। सो जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, जैसे बलून वाली बॉल्स आती है, बच्चा उसको मारेगा तो उसको कोई गेम लगेगा। नाउ अगेन ये क्या हेल्प करेगा कि बच्चे को एक बिहेवियर उसके अंदर डेवलप हुआ कि अगर वो बॉल मारता है तो बॉल दूर जाती है, फिर वो वापस आती है, तो इट इज लाइक अ गेम। अब हम इससे कर क्या रहे हैं, उसका हम कोऑर्डिनेशन बढ़ा रहे हैं, उसकी कॉग्निटिव स्किल्स बढ़ा रहे हैं, और हम उसकी मोटर स्किल्स भी बढ़ा रहे हैं, ताकि जो बच्चा है उसका डेवलपमेंट पैरों का भी अच्छा हो सके, आंख और दिमाग का जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा हो सके। अब हाथ के साथ खेलोगे तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा हो सके, हाथों की मूवमेंट्स अच्छी हो सके। सो इन शॉर्ट यू हैव टू जस्ट कीप प्लेइंग विद द चाइल्ड एज मच एज पॉसिबल। नाउ सेकंड थिंग कम्स अप इज, जैसे बच्चा आपका है उसको आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने अभी उसको ऐसे सुलाया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर बेबी, आपने अभी बच्चे को ऐसे सुलाया हुआ है, उसके बाद उसको टर्न कर दीजिए इन द नेक्स्ट पोजीशन, ताकि जो उसकी जो मसल्स है, अब आप जब ऐसे टर्न करोगे वो ऑफ कोर्स इधर या उधर चेंज करेगा। सो दिस जस्ट हेल्प्स यू टू बिल्ड स्ट्रेंथ ऑन द मसल्स एंड यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस दिस। एक सजेशन मेरा यूजुअली रहता है, क्योंकि 2 से 3 महीने का जो 0 to 3 months का जो बच्चा होता है उसका हेड होल्डिंग नहीं आता। जैसे ये डॉल अपना हेड रख पा रही है, और जो आपका बच्चा होगा उसका गर्दन ऐसे झुक जाएगा। अब अगर आप उसको उल्टा रखोगे तो वो सीधा नहीं कर सकता। सो व्हाट यू कैन डू इज,
यू कैन जस्ट, आप कैसे बच्चे को पकड़ोगे, इट शुड बी लाइक दिस, उसको ऐसे उल्टी तरफ आर्च ना करें, उससे उसके slightly just adjust your camera please. Okay, is it visible now? Am I visible? The doll is visible? Yeah, it's visible. Yeah. ओके, सो आप क्या करोगे कि आपका जो बेबी है उसका इस वक्त हेड कंट्रोल नहीं है, तो आप जब उसको सीधा लेटाओगे या अगर आप उसको उल्टा लेटाते हो तो वो ऊपर ले जाने की कोशिश अभी कुछ नहीं कर सकता, रादर इट इज वेरी फ्लॉपी। तो गर्दन का सपोर्ट बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरल टिश्यूज हैं, नर्व्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड है। हम नहीं चाहते किसी भी चीज को कोई चोट पहुंचे, तो हम हमेशा उसको सपोर्ट के साथ पकड़ेंगे। सेकेंड चीज, हम नहीं चाहते कि आप बच्चे को ऐसे आर्च करें, अगेन इट पुट्स एन एबनॉर्मल लोडिंग जो हमें नहीं चाहिए। तो आप बच्चे को इस तरीके से सपोर्ट के साथ पकड़िए, एक हाथ बम पे रखिए, हल्का सा उसको फ्लेक्शन में मोड़ दीजिए और उसके बाद सपोर्ट के साथ ऐसे पकड़िए। अब कई बार बच्चे का आप एक उसके साथ गेम खेल सकते हैं, एक तरीके का स्टिमुलेशन टेक्निक है ताकि उसकी हैंड होल्डिंग जल्दी आ जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको ऐसे उल्टा रखेंगे आप, अगर आप बच्चे को ऐसे पकड़ेंगे, जस्ट ट्राई, आप उसकी जो गर्दन के पीछे का जो हिस्सा है उस पर बस कोशिश कीजिए आप हाथों से स्ट्रोकिंग कर सकते हो, समवेयर अराउंड जब वो 3 महीने के आसपास आ रहा है आप उसकी स्ट्रोकिंग कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप बच्चे में हेड होल्डिंग को जल्दी डेवलप कर लोगे। तो हमारे पास जैसे कई बार बच्चे आते हैं जिनका हेड होल्डिंग नहीं आता, तो ये हम एक टेक्निक है जो हम ट्राई करते हैं। तो जब आप बच्चे की मसाज वगैरह कर रहे हो, सो यू कैन जस्ट होल्ड द बेबी, उसको पेट के बल मत लिटाइए, उसको नाइसली हाथ के सपोर्ट से पकड़िए, पिक्चर में बताया गया है कैसे, एंड देन जस्ट स्ट्रोक इट नाइसली। दिस विल हेल्प टू डेवलप द नेक कंट्रोल ऑन द बेबी। ऑफ कोर्स बच्चे को सोना बहुत जरूरी है। इनिशियली वो अच्छे से 16 से 17 घंटे बच्चा जो है इनिशियल डेज में बहुत अच्छे से सोता है और उसको सोने देना चाहिए। आप उसका फीडिंग कराते रहिए, फीडिंग जो है वो बहुत जरूरी है और ये बहुत जरूरी है कि सही तरीके से फीडिंग कराई जाए। अक्सर क्या होता है कि माएं हमारे पास आती हैं और वो ये बोलती हैं कि मेरा दूध बच्चे को पूरा ही नहीं पड़ रहा। ऐसी दुनिया में कोई माँ नहीं है, नेचर ने नहीं बनाया जो अपने बच्चे को पूरी मात्रा में खाना नहीं दे सकती, ऐसा नहीं होता। सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका कनेक्शन बच्चे के साथ कैसा है और आपका ब्रेन का कनेक्शन कैसा है, जो वो हार्मोन्स निकाल रहा है कि नहीं, जिसकी वजह से आपका जो मिल्क है वो प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं। 2 हार्मोन्स चाहिए होते हैं, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन, वो तभी प्रोड्यूस होते हैं जब बच्चा आपके ब्रेस्ट के साथ लैच करता है। उसके अलावा आप मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो मेडिसिनली खाते हैं या एज अ सप्लीमेंट खाते हैं, बट जितना प्रोडक्शन आपका लैचमेंट से आता है वो उससे नहीं आता। अब लैचमेंट कैसे करना होता है, आपके ब्रेस्ट में दिस इज द निपल और ये साइड में ब्लैक एरिया होता है। अक्सर माएं जो गलती करती हैं यहाँ पे लैच करा देती हैं। अब जब आप यहाँ लैच कराओगे, यहाँ पे कोई डक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आपका जो दूध है वो बच्चे के मुंह में जाए। जो स्ट्रॉ है या जो डक्ट है वो यहाँ है। जब तक वो इसको दबा करके स्क्वीज करके नहीं पिएगा तब तक उसके मुंह में कोई दूध नहीं जाएगा। बच्चा करेगा, सक करेगा, थोड़ी देर बाद थक जाएगा, आपको भी दर्द होएगा क्योंकि उसने निपल सकिंग कर लिया। ना आप खुश रहोगे ना बच्चा खुश रहेगा और फिर हमें ये लगता है कि बच्चा इरिटेबल है, उसको दूध नहीं पूरा पड़ रहा, मैं प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, और दैट इज हाउ इट गोज एज अ विशियस साइकिल कि धीरे धीरे फिर आपका भी प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है क्योंकि बच्चा सकिंग नहीं कर रहा, वो हार्मोन्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे, एंड दैट इज व्हाट लीड्स टू दी प्रॉब्लम। ठीक है, तो जब आप सकिंग करा रहे हो मेक श्योर कि इतना पूरा हिस्सा वो सारा उसके मुंह में है। इट इज नॉट जस्ट दिस। तो आप उसके साथ खेल सकते हो, ऐसे कर लो, ऐसे करो, ऐसे करो बच्चे के। सो जब बच्चा आपके पास आया, मैंने आपसे कहा कि वो रोएगा। एक बहुत अच्छा सा तरीका है ये जानने का कि बच्चा भूखा है कि नहीं, वो अपना जो हाथ है वो मुंह में लगाने की बार बार कोशिश करेगा, या जब आप उसको पास ले रहे हो तो ही विल ट्राई एंड फाइंड इट आउट। तो आप क्या कर सकते हो, जस्ट टू चेक इट फर्दर, आप नोज के साथ खेलो, आप उसके लिप्स के एंगल के साथ खेलो, उसके चिन के पास लगाओ तो वो वाइड ओपन करेगा। ये अगेन एक डेवलपमेंटल रिफ्लेक्स होता है बच्चे के अंदर, और फिर वो उसको ग्रास्प करेगा और फिर आप उसको फीड करा सकते हो।
नेक्स्ट कम्स अप इज डायपरिंग। डायपरिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप उसमें हाइजीन का मेंटेनेंस रखें, बहुत ज्यादा देर डायपर को गीला ना रखें क्योंकि उससे बच्चे को रैशेस होने के चांसेस होते हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे रैशेस क्रीम्स आते हैं जो आपके डॉक्टर बताते हैं, तो यू कैन जस्ट कीप इन टच कि उसको आप लगा लें अगर आपको ऐसा लगता है तो। अदरवाइज उसको क्लीन एंड ड्राई रखिए और इस तरीके से आप अपने आप को सुकून से जैसे कई बार रात को या आप वर्किंग वुमेन है, आपके पास टाइम नहीं होता है बार बार चेंज करने का, तो ये एक आसान तरीका है बच्चे को मेंटेन करके उसका हाइजीन भी मेंटेन करके रखने के लिए। प्लेइंग बहुत जरूरी है, मैंने बताया कि क्यों जरूरी है, क्योंकि वो आपका सारा जो डेवलपमेंट है उसको मदद कर रहा है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑफ कोर्स बच्चे को नहलाना जरूरी होता है बिकॉज अगेन हमें हाइजीन चाहिए, हमें कहीं गंदगी नहीं चाहिए, सफाई बहुत जरूरी होती है। लेकिन जब तक वो अम्बिलिकल कॉर्ड उसमें है तब उसको ना नहलाएं, उसको स्पॉन्ज करें। जब एक बार वो निकल जाती है तो उसके बाद आप उसको नहला सकते हैं। दूसरे और भी तरीके हैं बच्चे की लर्निंग को करने के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा है, आपने उसको जैसे मसाज जब करते हैं उस टाइम पे आप उसके साथ खेल सकते हैं, अगर नहीं भी कर रहे तब भी आप उसको खेल सकते हैं। जस्ट ट्राई टू मेक इट इसको ऐसे क्रॉस कर सकते हो पैरों को और इसको क्रॉस कर सकते हो, ऐसे साइड्स में क्रॉस कर सकते हो, बच्चे के साथ खेल सकते हो, लाइक पेडलिंग कर सकते हो। ये ऑफ कोर्स इट्स अ डॉल, इसका घुटना नहीं मुड़ेगा, बट अगर घुटना मोड़ के यू कैन जस्ट प्ले लाइक अ पेडल विद द चाइल्ड, दिस विल हेल्प। ये हेल्प करेगा बच्चे की पैरों की साइड की ग्रोथ के लिए, मसल्स के लिए। हम ये सब जो भी स्ट्रेचिंग कर रहे हैं बच्चे के साथ, आवाज विजिबल मैम, जस्ट once you show the demonstration na, so picture is not clear, so just one second I'll help please. Even I was to say this, that we are not able to see. Yeah, अभी that's दिखता है right. आपको? Yeah, okay. थोड़ा सा हाइट अप करिए मैम, थोड़ा सा। अभी दिख रहा है? better. एक्चुअली इसमें विजिबिलिटी नहीं आ पाती ना, तो मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है, मैं देख ही नहीं पा रही हूँ। इट्स फाइन, ओके। तो आपने क्या करना है कि जैसे बच्चा है आप उसको ऐसे क्रॉस कर सकते हो, हैंड्स को क्लैप करो, उसको ऐसे क्रॉस लेके जाओ, देखो पिक्चर्स में दिया हुआ है, और ऑल्टरनेट साइड के पैर और हाथ को टच करो, इस साइड के पैर और हाथ को टच करो। उसके बाद उसकी साइकिलिंग कराओ, इस तरीके से घुटना मुड़ जाएगा, उसको साइकिलिंग कराओ। इन सब से हम क्या कर रहे हैं, हम उसके सारे मसल्स को डेवलप कर रहे हैं, हम उसका मूवमेंट बढ़ा रहे हैं। जो मैंने पहली स्लाइड्स में बोला था, बच्चा इस वक्त डेवलपमेंट में जा रहा है, मोटर स्किल्स डेवलप हो रही हैं, जिसमें वो हाथ ऊपर लेके जाना, चीजों को पकड़ना। तो जब आप ये सब चीजें करोगे, ब्रेन ज्यादा स्टिमुलेट होता है, सेंसरी ज्यादा एक्ट करता है और साथ साथ मोटर भी एक्ट करता है। तो दो तरीके की नर्व्स होती हैं हमारे दिमाग में, एक जो सेंसेशन लेके जाती है, दूसरा जो काम करवाती है। आप जब ये मूवमेंट्स कर रहे हो तो आप उसके दोनों ही चीजों को स्टिमुलेट कर रहे हो, तो बच्चा ज्यादा एक्टिव होगा आपका। तो इन तरीकों से आप बच्चे के साथ खेल सकते हैं। तो बेसिकली जब आप माँ बन जाती हैं या पापा बन जाते हैं तो ज्यादा वक्त बच्चे के साथ निकालिए। आपने जो 8 महीने उसको अंदर रखा है, अब आपका वक्त है उसको वो सब देने का, जिससे वो एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग बच्चा और इंटेलिजेंट बच्चा बन सके। ये बहुत अच्छा पीरियड होता है 5 साल तक का, जिसमें बच्चे का ब्रेन बहुत डेवलप हो रहा होता है। एक बहुत कॉमन सी चीज होती है कि जो बच्चे होते हैं, समटाइम्स ये चीज मेरे साथ भी हुई थी, क्योंकि जब मैं माँ बनी थी तो मुझे समझ नहीं था, पता नहीं था। आजकल सब लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं तो हमें समझ नहीं आता था। मेरा बच्चा हर वक्त रोता रहता था, मुझे ये लगता था कि वो भूखा है। फिर एक दिन हम पीडियाट्रिशियन के पास गए तो उनको मैंने ये डिस्कस किया कि हर वक्त ही रोता रहता है, होता क्या है। हम बच्चे को ठंड लग रही है, ज्यादा कपड़े पहना दो, ज्यादा कपड़े पहना दो, या आप उसको अंडर ड्रेस कर देते हो या आप ओवर ड्रेस कर देते हो। जब आप उसको ओवर ड्रेस का मतलब आपने ज्यादा कपड़े पहना दिए। अब आप जब ज्यादा कपड़े पहना देते हो, कई बार वो अनकंफर्टेबल होता है। जब वो अनकंफर्टेबल होता है, दैट इज व्हेन इट विल स्टार्ट क्राइंग। जैसे मैंने बोला, बच्चे का जो रोने का तरीका है वो हर प्रॉब्लम में अलग होगा। जैसे कैसे, क्योंकि उसके पास
यही एक मीडियम है, यही एक साधन है जिससे वो आपसे बात कर सकता है, क्योंकि अभी उसके पास लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हुई है, क्योंकि अभी इसमें आपको काम करना पड़ेगा उसके डेवलपमेंट के लिए। तो उसके पास केवल रोना ही है एज अ रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। तो आपको हर तरीके के रोने से समझ आ जाएगा धीरे धीरे कि क्या है। जब वो दर्द में है तो एक अलग कराहट होगी, इरिटेटेड है तो इट विल बी अ डिफरेंट थिंग। सो और जब भूख लगी है तो वो अलग हो जाता है। तो आपको धीरे धीरे समझ आएगा, बस कोशिश कीजिए कि उसको ओवरडूइंग मत कीजिए। ये मैं एक चीज बताना चाहूंगी, एक वीडियो दिखाऊंगी इसके लिए। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज स्वैडलिंग। क्या होता है, ये हम क्यों करते हैं? जब छोटा बच्चा होता है तो जब वो पहले माँ के वुम में था, एक रिफ्लेक्स होता है विच इज मोरोज रिफ्लेक्स। उसमें क्या होता है, बच्चा अचानक से घबरा के ऐसे बाहर की तरफ हाथों को लेके जाता है और फिर रोना शुरू कर देता है, राइट। तो इससे बचने के लिए आप क्या करें और कैसे करें, उसका मैं एक छोटा सा आपको वीडियो दिखाऊंगी, जिसमें इसमें ऐसे बताया गया एक मसलिन का क्लॉथ लेना है, उसमें बच्चे को कैसे रैप करना है। हम इसको क्यों रैप कर रहे हैं? क्योंकि हम इसको वो कंफर्ट देना चाहते हैं जैसा ये हमारे यूट्रस में था। हम सेम कंफर्ट, वो इसी पोजीशन में था, ऐसे ही पैक था, हम उसको वो पोजीशन दे रहे हैं। धीरे धीरे जैसे 3 महीने होते जाते हैं, ये रिफ्लेक्स धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। जैसे ही बच्चा रोलिंग सीख जाएगा, आपको ये स्वैडलिंग बंद करनी है, क्योंकि अगर आपने रोल करते हुए उसको पैक किया, उल्टे नहीं लेटाना होता है बच्चे को ज्यादा, बिकॉज कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो हो जाती हैं, जो हम नहीं चाहते। तो बच्चे को आप जब वो रोलिंग करना सीख जाएगा, क्योंकि आपने उसको रोल हो गया, वो वापस नहीं जा पाएगा, क्योंकि आपने उसके हाथ और पैर दोनों बांध दिए हैं। बच्चे को उल्टा ज्यादा देर नहीं लेटाना होता है। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई जस्ट चेक इफ इट इज बीइंग प्लेड। सचिन जस्ट हेल्प मी, अगर ये प्ले होके सुनाई दे रहा है तो। आवाज आ रही है क्या? जस्ट होल्ड ऑन मैम। No, it's not audible. Yeah, it's okay. Yeah, you are audible. You are audible, ma'am. I am audible. Okay, I'll speak it. तो ये आपका जैसे बच्चा है, अब इसमें आपने कैसे करना है? एक मसलिन का क्लॉथ लेना है, कॉटन का क्लॉथ आप ले सकते हो। उसको इस तरीके से आपने फ्लैट बिछाना है नीचे। So it will be just shown in the video. Then I'm gonna go forward with. इन्होंने साइजेस दिए हैं इसमें, at least of this size you can take it up and just place it nicely over this. आपने बेड पे अच्छे से बिछा दिया। ये एक स्क्वायर क्लॉथ है। कोशिश कीजिए पतला कपड़ा, मोटा कपड़ा मत रखिए। जैसे मैंने बताया, बच्चे को घुटन नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी वेरी ब्रीदेबल क्लॉथ। मसलिन क्लॉथ इज समथिंग विच वी यूजुअली से, या कॉटन का कोई कपड़ा बहुत ही मुलायम होता है। उसके बाद उसको एक फोल्ड कीजिए, करेक्ट। एंड आफ्टर दिस बच्चे को उसके ऊपर रख दीजिए। आपने उसको एक त्रिकोणा फोल्ड कर लिया, उसके ऊपर आपने बेबी को रख दिया। अब बेबी का एक हाथ आप लोगे, आप उसको एडजस्ट कर लीजिए कि उसके शोल्डर लेवल तक जो है वो उसके क्लॉथ पर है। नाउ आपने एक हाथ तो उसका पैक किया एंड दिस क्लॉथ विल गो ओवर द बेबी एंड उसको नीचे से आप यहां से रोल इन कर सकते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट, अब जो नीचे वाला कपड़ा रह गया उसको आप रैप कर दीजिए और पीछे की तरफ या इस तरफ यहां जो गैप हुआ है वहां पे घुसा दीजिए, या फिर आप पीछे ले जा सकते हैं, करेक्ट। नाउ एक साइड पैक हो गई। आप ऐसे करेंगे कि उसको लूज रहने दीजिए, बहुत ज्यादा टाइट मत कर दीजिए, बिकॉज जैसा मैंने आपसे कहा बच्चा इस वक्त मूवमेंट करेगा। आप बिल्कुल उसको पैक कर दोगे तो उसके मूवमेंट्स ही नहीं हो सकते, फिर वो इरिटेट हो जाएगा। तो आप उसको ढीला रखिए, बट दिस इज हाउ यू कैन जस्ट रैप इट ओवर। अब जो दूसरा सिराना था उसको आपने लिया और उसको अंदर से आप लेके चले जाओगे एंड जस्ट रैप इट ओवर। नाउ द बेबी इज रेडी इन अ स्वैडलिंग पोजीशन। जस्ट मेक श्योर कि आप इसको 3 महीने के बाद बंद कर दें करना इस तरीके से, बिकॉज अब इसकी रोलिंग आ जाती है। तो आप उस टाइम पे प्लीज इस मूवमेंट को मत करें, बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और बहुत अच्छी चीज है मसाज, और हमने ये बहुत पुराने जमाने से सुना है कि बच्चे की मसाज कीजिए, डाबर लाल तेल और सबके एड्स आते थे पहले। बट डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि किस तरीके का ऑयल, क्योंकि बच्चे की स्किन सेंसिटिव होती है।
इट्स आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि क्या यूज करना है बच्चे के लिए। बट हाँ, हम ऐसा बोलते हैं कि अगर आप बच्चे को एज अ फिजियो ऑल्सो हम बोलते हैं उनको कि आप मसाज कर सकते हैं, बिकॉज जब आप बच्चे को टच करते हो, जैसे मैंने बोला अभी इसकी सेंसेशंस डेवलप हो रही हैं, बस वो गिनती की वो 4-5 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, उसी के आसपास चीजें चलती रहती हैं। अब इसने इसको टच किया, इसका सेंसरी ऑर्गन जो है, सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं। आप इसको ऐसे से मसाज करते हो तो इसका सेंसेशन बढ़ जाता है, जो हमने पहली स्लाइड में पढ़ा था। अब जब आप उसको मसाज के साथ साथ मूवमेंट कराते हो तो मोटर स्किल्स बढ़ जाते हैं, प्लस आपकी बॉन्डिंग आपके बच्चे के साथ बढ़ जाती है। और रिसर्चर्स बोलती हैं कि ये एक्चुअली मेंटल और सोशल गेन कराता है, प्लस वेट गेन भी कराता है जब आप मसाज करते हो। स्पेशली जो प्री टर्म बेबी होते हैं, तो हमने देखा भी है और बहुत सारे आर्टिकल्स भी हैं इस पे, जो प्री टर्म बेबी है उसको जब हम मसाज करते हैं तो एक्चुअली में उनका वेट जो होता है वो बेटर होना शुरू हो जाता है, बिकॉज अगेन द बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग टू समथिंग न्यू जो हम उसको कर रहे हैं, एंड इट स्टार्ट्स वर्किंग ऑन। रात को सोने से पहले अगर आप बच्चे को मसाज करके सुलाओगे तो बच्चा बहुत अच्छी गहरी नींद में सोता है। तो ये हमेशा हम सजेस्ट करते हैं कि आप जितना हो सके मसाज कीजिए। बच्चे के एब्डोमिनल मसाज आप कर सकते हो, जस्ट यू कैन जस्ट गो अराउंड इन हियर, दिस ऑल हेल्प्स इन प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। कुछ रेड फ्लैग्स हैं, अब मैंने आपको बताया इतनी सारी चीजें हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चा ठीक है कि नहीं, तो इसीलिए हमने आपको डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स या डेवलपमेंटल चेंजेस बताए ताकि आप खुद जागरूक हो सको, समय पर आपको पता चल सके कि मेरा बच्चा ठीक डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर आपको ये लगता है कि बच्चा फीड नहीं कर पा रहा, इसका मतलब उसका ग्रास्पिंग, मतलब वो ग्रास्प ही नहीं कर पा रहा, वो होल्ड ही नहीं कर पा रहा, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द होल्डिंग और समथिंग लाइक दैट, then it could be a problem। अगर बच्चा टर्निंग नहीं कर रहा, जैसे मैंने बोला आप साउंड प्ले करोगे तो बच्चा उस वक्त घूमना चाहिए उस तरफ, अगर वो नहीं घूम रहा then definitely there is some problem with the auditory system। जैसे मैंने बोला आप उसके साथ फेशियल एक्सरसाइज के साथ खेलो, तो जैसे आप खेलोगे वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। हो सकता है बच्चा एकदम ब्लैंक हो, कुछ ना करे, then you have to connect with your doctor कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, ये क्यों मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, बिकॉज रिस्पॉन्स बहुत सारी चीजों को बताता है। हो सकता है उसका हायर मेंटल फंक्शन गड़बड़ हो, या हो सकता है उसके विजन में कुछ प्रॉब्लम हो। तो ये सारी चीजें हमने आपको इसीलिए बताई हैं ताकि आप जागरूक हो सको कि अब बच्चे के साथ क्या करना है, बच्चे को कैसे पहचानना है कि क्या वो ठीक है। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स विच आई ऑलवेज से दैट जस्ट कीप विजन, एंड बहुत ज्यादा टाइट है उसका बॉडी, वो लूज नहीं छोड़ रहा, वो फ्री होके खेल नहीं रहा, हाथ पैर नहीं मार रहा, बिल्कुल ढीला है, गर्दन का अगर कंट्रोल 3 महीने के बाद भी नहीं आता, इट इज एन अलार्मिंग साइन, यू हैव टू कनेक्ट विद योर डॉक्टर। अगर इसमें से कुछ भी आपको लगता है कि मिसिंग है, बहुत ज्यादा पैरानॉइड मत हो जाइए कि ओ ही नहीं आई। जैसे मैंने बोला हर बच्चा अलग है, हर बच्चे का डेवलपमेंट अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल यूजुअली बच्चे 1 साल तक चल जाते हैं या 2 साल तक बात करना शुरू हो जाते हैं। मुझे ये सब चीजें पता थी तो मैं बहुत घबरा रही थी, बिकॉज मेरा बच्चा 1 साल 15 दिन में चला था, तो मुझे ऐसा था कि शायद अब तक इसको चल जाना चाहिए, जो कि 1 ईयर तक नहीं आ रहा था। बट एवरीथिंग इज डिफिकल्ट, एवरीथिंग इज डिफरेंट, हर बच्चा अलग है, हर चीजें अलग है। बस हाँ, आपको मॉनिटर करते रहना चाहिए, अपने डॉक्टर से टच में रहना चाहिए कि कब किस वक्त क्या आना चाहिए, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं, तो ये सारी चीजें हो गई, हमने बात कर ली कि आपने बच्चे के साथ क्या करना है। अब हम बात करते हैं आपको जो पेरिनियल टीयर्स हो जाते हैं उसमें आप क्या करो। पेरिनियल टीयर्स क्या होते हैं? जो आपका वेजाइना होता है, जो आपका वेजाइना होता है उसके आसपास कुछ मसल्स होती हैं और कुछ टिश्यूज होती हैं। जब वो कट जाती हैं, जब आप बच्चे की डिलीवरी कर रहे होते हैं तो कई बार वो कट जाती हैं। अब या तो उसमें केवल स्किन कट सकती है, या फिर जैसे आप पिक्चर में देखो, या फिर उसका स्किन के साथ साथ और थोड़ा नीचे का हिस्सा भी कट सकता है, या फिर पूरा जहां से आपका स्टूल पास होता है वहां तक का एरिया कट सकता है, या फिर वो पूरा ही फट सकता है। अब ये सब क्यों होता है, किस लिए होता है और आप कैसे बच सकते हो इससे? सो बेसिकली जब आपकी मस्कुलेचर्स आर वीकर
या फिर वो बहुत ज्यादा टाइट है, देयर इज अ टसल बिटवीन बेबी कमिंग आउट एंड योर मसल इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू इट, तो वो चीरता हुआ बाहर निकलेगा। अगर आपकी मसल इतनी फ्लेक्सिबल है कि वो अंदर से कोई भी चीज स्मूथली बाहर आ जाए तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आपको जो चीजें करनी है वो यही करनी है कि आपको अपनी मसल्स को बहुत स्ट्रेंथन करना है। जो प्रीनेटल पीरियड आपको मिलता है, जो ब्यूटीफुल 9 मंथ्स मिलते हैं, उसमें अपने पे भी काम कीजिए, अपने बच्चे पे भी काम कीजिए। इसीलिए सब लोग बोलते हैं कि आप एक्सरसाइजेस कीजिए। जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं वो एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट या कोई भी योगा एक्सपर्ट या जो कोई इस फील्ड में माहिर है प्रेगनेंसी फिटनेस में, उनके साथ आप कनेक्ट कीजिए। वो आपको बता पाएंगे कि आप बच्चे के डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकती हैं एक्सरसाइजेस, ताकि वो एक हेल्दी हो, और आप अपनी सेहत के लिए क्या कर सकते हैं। ये उनमें से एक सेहत वाला पार्ट है जो मैं बात कर रही हूँ। सो यूजुअली ये कट गायनेकोलॉजिस्ट लगाती हैं ताकि आपके बच्चे का स्पेसिंग थोड़ा सा बढ़ जाए एंड मतलब बच्चे को निकालने के लिए जगह बढ़ जाए। अब करना क्या है जब इस तरीके के टीयर्स हो जाते हैं या अगर उन्होंने कट लगाया है, तो उन केसेस में आपको क्या करना है। आपको हाइजीन अच्छी मेंटेन करके रखनी है। आप उसमें कॉटन पैड्स या वार्म वाटर्स ले सकते हैं। आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज जैसा मैंने बोला जो टीयर है कई बार पीछे वाले हिस्से की तरफ है, तो जब वहां पे अगर आपका जो फोर्स है ज्यादा लगेगा, देन इट कैन लीड टू अ प्रॉब्लम कि और ज्यादा टीयर बढ़ जाए। तो इसलिए अब आपको क्या करना है, उसके लिए अच्छा रफेज वाला खाना खाइए ताकि आपका जो स्टूल है वो अच्छे से बंध जाए। और आप पानी बहुत पीजिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, क्योंकि पानी उसको बांधने में मदद करता है और आपका जो एरिया है उसको भी थोड़ा इट इज लाइक बेटर कि वो आसानी से स्टूल निकल सके। राइस एक टेक्निक होती है, आइस एक टेक्निक है। रेस्ट कर सकते हो आप, उसको आइसिंग कर सकते हो। सो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट ओके, ऐसे एक एप्लीकेशन कर सकते हैं आप। अगर बर्फ लगा रहे हैं तो बर्फ को आप इस तरीके के पैक में डाल लीजिए, या फिर ठंडा पानी जो रबर वाली बोतल है उसमें डाल लीजिए, या फिर आजकल आइस एंड कोल्ड हॉट एंड कोल्ड पैक्स अवेलेबल होते हैं जो कि जेल पैक्स होते हैं। उसको फ्रीज कर दोगे तो कोल्ड पैक बन जाएगा, और उसको उसमें डाल दोगे तो वो हॉट पैक बन जाएगा। तो इस तरीके की चीजें आप ठंडा करके आप उसको जस्ट प्लेस इट ओवर द एरिया जहां पे इंसिजन है, आप वहां लगा लीजिए। बस ये ध्यान रखिए कि सफाई हो और वहां पे कुछ भी पानी ना रह जाए और गंदगी ना रहे, तो अदरवाइज इन्फेक्शन के चांसेस हैं। द नेक्स्ट थिंग जो हम बोलते हैं दैट इज सिट्स बाथ। तो सिट्स बाथ में आप एक टब लीजिए, उसके अंदर उसको फिल कर लीजिए गर्म पानी से, और उसके अंदर फिर आप इस तरीके से सबमर्ज होके बैठ जाते हैं, एंड दैट इज गोना हेल्प यू टू हील द एरिया। उसमें गर्म सिकाई होती है तो वो मदद करता है। अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं मुझसे कि एक तरफ तो आप बोल रहे हो सिट्स बाथ कर लो जो कि गर्म पानी से, एक तरफ आप मेरे को बोल रहे हो कि ठंडे पानी से कर लो। ये दो कॉन्ट्राइंडिकेटेड चीजें, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम सिट्स बाथ कर रहे हैं हम उस एरिया को रिलैक्स कर रहे हैं। जब मैं कोल्ड पैक दे रही हूँ तो जो सूजन है, इन्फ्लेमेशन जिसे हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं, वो जो सूजन है उसकी वजह से जो टॉक्सिन्स वहां पे इकट्ठा है, तो वो कोल्ड पैक जो आप करते हो तो वो सूजन को कम करने में मदद करता है। सिट्स बाथ जो है वो रिलैक्स कर रहा है आजू बाजू के एरियाज को, लेकिन जो सूजन है वो हम आइस पैक से कम कर रहे हैं। और जो कि आजकल हम हर सर्जिकल केस में हम कोल्ड पैक्स देते हैं, चाहे वो आपका नी का सर्जरी हो, चाहे वो आपका हिप का सर्जरी हो, चाहे वो आपका कोई भी सर्जरी हो। जब तक उसमें टांके लगे होते हैं या उसमें सूजन वाला पार्ट रहता है, हम उसमें कोल्ड पैक एडवाइस करते हैं, बिकॉज रिसर्चर्स कहती है कि उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। सो अब हम बात करते हैं कि आप क्या कर सकते हो अपने पेरिनियम को बचाने के लिए। जब आपका 35वां हफ्ता हो जाता है तो आप इस तरीके से क्लॉक पोजीशन में थंब के साथ यू कैन जस्ट ट्राई एंड जस्ट मसाज द एरिया। आपने हाथ अंदर किया, वो पूरी वॉल है वहां पे, जिसे फर्स्ट में डायग्राम दिया हुआ है, इस हिस्से में आपको चलना है। या तो आप ऐसे जाइए या फिर आप एक एक करके जाइए। सो इस तरीके से आप घूमते हुए उस सारे एरिया को मसाज कर सकते हो।
ये सेल्फ टेक्निक है, आप अपने स्पाउस की भी मदद ले सकते हैं, बट अगर कोई नहीं है तो इस तरीके से आप अपनी मसाज कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आपके हाथ साफ हो, ध्यान रहे कि आपके कोई नेल्स ना हो, और इट हैज टू बी वेरी वेरी सॉफ्ट। प्लीज आप उस पर ओवर प्रेशर मत लगाइए, चोट मत पहुंचाइए, राइट। नेक्स्ट थिंग इज समथिंग कॉल्ड एज टंग ब्रीदिंग। आप इस तरीके से रिलैक्स हो सकते हो एंड ट्राई, आप टंग को ऊपर पैलेट पे रखो, इससे ब्रीदिंग बेटर हो रही है एंड मोर यू आर रिलैक्स्ड, नीचे की मसल्स उतनी रिलैक्स होती है। आप ब्रेथ को होल्ड जब करते हो देन इट इज अ प्रॉब्लम। तो स्पेशली जब आप डिलीवरी कर रहे हो, जब आप बच्चे को बाहर निकाल रहे हो, उस टाइम पे स्क्रीम नहीं करना है। अगर आप चिल्लाओगे उस टाइम पे, आपकी ये मसल्स जितनी टाइट होंगी उतनी ही ज्यादा आपकी नीचे की मसल्स टाइट हो जाएंगी, और जितनी वो नीचे की मसल्स टाइट हो जाएंगी तो बच्चे को बहुत लड़ना पड़ेगा आपकी बॉडी के साथ बाहर आने के लिए। और जब भी लड़ाई होती है या कुछ टसल होती है, डेफिनेटली देयर बी टीयर्स। इसलिए यू हैव टू मेक द एनवायरनमेंट, आपको इतना आसानी से बनाना है कि अच्छे से बनाना है ताकि बच्चा भी आसानी से आ जाए, आपको भी चोट ना पहुंचे। तो कभी भी सांस मत रोके, स्पेशली जब आपको गायनेकोलॉजिस्ट बोलेंगे कि पुश, तो ये नहीं करना है और ना ही चिल्लाना है। व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इट नाइसली, डीप ब्रीथ, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन आएगा ब्लो आउट। जब आपको पुश करना है सो ब्रीथ इन। जब आपका पुशिंग का पीक का टाइम है उस वक्त आपने, जैसे आप स्टूल पास करते हो लेकिन विदाउट होल्डिंग द ब्रेथ, सांस को धीरे धीरे छोड़िए, बहुत एकदम से मत छोड़ दीजिए। पेट का इस्तेमाल कीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़िए, बिना सांस रोके हुए। फोर्सफुल मैनूवर्स आपने नहीं करने हैं, ठीक है। सो देयर आर सर्टेन पोस्चर्स। अब हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। लेट्स सी ऑन सर्टेन पोस्चर्स कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड स्ट्रेंथन योर मसल्स ऑन द सेम टाइम, राइट। सो वन थिंग दैट, प्लीज टेल मी इफ आई एम विजिबल। Is it visible? Sachin, am I visible? Yeah, ma'am, it's visible. Yeah. Perfect. So what I want you to do is, आप सीधे बैठेंगे, एक पैर आपने होल्ड किया, फिर दूसरा पैर आपने होल्ड किया एंड देन ट्राई। ध्यान रहे कि आपके जो कपड़े हैं वो दे हैव टू बी वेरी वेरी लूज, बिकॉज अगर ये टाइट है उसके बाद आप ये मूवमेंट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे और जोर पड़ेगा जो हम नहीं चाहते। सो जो कपड़े आप पहन रहे हो वो वेरी वेरी लूज होना चाहिए एंड देन इवेंचुअली टाई। I'm wearing lots of clothing inside, so it's not happening properly. But होता क्या है कि घुटना नीचे and ये वाला हिस्सा जितना पीछे जा सकता है, you have to just sit. So this movement, जिसको butterfly stretch लोग usually ऐसे करते हैं, but ऐसे करने के चक्कर में क्या होता है वो यही रह जाते हैं। बटरफ्लाई स्ट्रेच करने का या कोणासन करने का जो रीजन है, ऑडिबल मैम? इट्स ऑडिबल, या इट्स ऑडिबल। परफेक्ट, थैंक यू। सो जो इसका तरीका है वो इसमें आपको नीचे स्ट्रेच करना है, घुटने को नीचे जमीन की तरफ ले जाने की कोशिश करनी है, उससे यहाँ पे अच्छा खिंचाव मिलेगा और जितना खिंचाव मिलेगा, जितनी वो लूज होगी उतना आपके लिए फायदेमंद है। द नेक्स्ट थिंग दैट आई सजेस्ट इज अ कोर ट्रेनिंग। What you can do is you can place a pillow as deep as in. Now tuck your tummy in. पेट को अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ खींचिए, साथ में हिप्स को टाइट कीजिए और ये जो आपने बीच में तकिया रखा है उसको भी दबाइए। अब इसमें क्या होगा, जैसे आपकी जो मसल्स है यहाँ पे वो इनवर्ड्स और अपवर्ड्स की तरफ जाएंगी। इस तरीके से आप खींचेंगे, जैसे आप पेशाब आ रही है या आपको वॉशरूम जाना है और आप नहीं यूज कर पा रहे हो तो आप उसको होल्ड करते हो। Something similar kind of a contraction is going to happen. Next जो आप कर सकते हो, जैसा पिक्चर में दिया है, tucking and then raise up. इससे भी आपका ये जो नीचे वाला सारा हिस्सा है इससे जोर आता है और वो बेटर होने की कोशिश होती है। एक और तरीका आप कर सकते हो, बीच में तकिया रखो एंड ट्राई एंड प्रेस इट। जब हम ये करते हैं तो हमारी इनर थाई की जो मसल्स है वो स्ट्रेंथन होती है, कहीं ना कहीं वो भी आपकी मदद करती है to get it better. One last thing that I want to say, there is one exercise, there's a muscle in the back. यहाँ पे एक मसल होती है
जो कि आपके पेल्विक फ्लोर की जो मसल है उसका पीछे वाला अटैचमेंट आता है, तो हम उसको भी स्ट्रेंथन कराते हैं। आप नाइसली ऐसे लेट सकते हो या ऐसे लेट सकते हो, एंड देन फोल्ड योर नीज लाइक दिस एंड ट्राई टू लिफ्ट इट अप। मैं ये नहीं चाहती आप ऐसे करिए, अगर आपने ये सब पीछे बेंड किया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हिप वाला हिस्सा है, यहाँ पे आपको स्ट्रेस आना चाहिए, ना ही कहीं और। आप पीछे को नहीं जाएंगे, आप एक लाइन में लेटेंगे एंड देन जस्ट प्लेस इट अप एंड दैट्स हाउ यू फील इट ऑल हियर, राइट। सो ये तरीके हैं, ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं। आई होप आपको समझ आई होंगी। सो ये कुछ तरीके हैं जिसमें आप अपनी मदद कर सकते हैं और खराब होने से पहले हम उसको बचा लें तो काफी बेहतर। So that's how I end up. And also there are certain times की जो माएँ होती हैं, जब नॉर्मल डिलीवरी आपको होती है तो 45 दिन का पीरियड है, उसके बाद आप अच्छे से एक्सरसाइजेस में जा सकते हैं। उसके पहले तक ये जो मैंने एक्सरसाइज आपको बताई हैं वो थोड़ी बहुत आप कर सकते हैं, बिकॉज अगेन दिस इज गोना हेल्प यू इन दी पेरिनियल स्ट्रेंथनिंग। एक बारी स्टिचेस अपने हील हो जाए and everything is good, so you can start doing this exercise. This is gonna be really helpful. So thank you so much. This is one of the vouchers which Life and Pursues is giving to all the people here who all are gonna register with us. I think you can contact the Quad Life, they will help you. वो आपको ज़्यादा better समझा पाएंगे कि इस voucher को आप कैसे avail कर सकते हैं। ये company का voucher is being provided. So thank you so much. I think आपके जो questions हैं हम वो put up करना चाहेंगे। Hello. Yeah, ma'am, it's audible. Yeah. I think there are not much questions, ma'am. There are just two questions. किसी को कुछ पूछना है तो please put it forward. मुझे आवाज नहीं। Is somebody trying to say something? Yeah. First of all, ma'am, thank you so much for providing these kind of value information for all of our parents, expecting parents. And for the thing is that this particular session, which is provided just share the entire information which is related to your upcoming baby and all. तो मैं चाहूंगा कि इस क्लास से रिलेटेड इससे कोई भी क्वेरीज हो आप क्वेश्चन पूछें। डॉक्टर मनीला मैम हमारे साथ में अवेलेबल हैं जो आपकी सारी क्वेरीज के, और डॉक्टर मंदाकिनी में अवेलेबल हैं, जो भी क्वेरीज हो हम पूछ सकते हैं। मैम कुछ आप ऐड करना चाहेंगे डॉक्टर मनीला मैम, तो ताकि चीजें थोड़ा और क्लियर हो पाए। मैम इज इट ऑडिबल? इज इट ऑडिबल मैम? You're not audible, ma'am. सचिन, आई एम ऑन फोन कॉल। मैं एक बार फोन सुन के आपको वापस जवाब देती हूँ, है ना। आई वॉज नॉट एबल टू हियर, मैं ब्लूटूथ पे थी, तो यू प्लीज कैरी ऑन, आई विल जस्ट बी विद यू, राइट? Sure, yeah. Okay, so I think ma'am is busy, so just starting the question and answer session. So let me introduce our entire company background. What is basically Quad Life? Basically, Quad Life basically is Asia's largest stem cell banking solution basically, and I think most of the people, they are very much aware. So anyway, the rest of the thing will be shared after the question answer session. So now over to Dr. Manila ma'am. Ma'am, just start first, then we'll discuss regarding all this. So just yeah, Sachin, what do you want? I mean, I was not able to hear you about all your discussions. Okay, ma'am. Okay, ma'am. So I think the entire session which you already provided by Dr. Mandakini ma'am. Yeah, it was a very excellent lecture. In between my patient, I was just listening to you, the way you were explaining how to handle the baby, how to take care of it, and that wrapping of the baby. These are certain very important clues. I mean, we don't teach our patient all this, and such type of classes are really important to get along. Like even if you're pregnant, you can prepare yourself for all these stuff. So it was very nice demonstration of the exercises, of taking care of the baby, how to do massage. We are really glad to listen to you, and बहुत मजा आया. I think I would like to thank you from all my patients. मैंने chat box देखा. I don't think there is any questions. So all my patients are silent patients. I think they don't have any questions. There are questions.
They're अरे coming है up. क्या? हाँ Okay, हाँ okay. हाँ, there are questions, but ma'am, okay, so if you would like to answer this I'm not question, able this is to by see where they are. Okay, there are ma'am, वहाँ पे questions. ना there is a box where there's question box, so you can just Okay, put okay. a maximize. Okay, all right. Okay, okay, I'll read it out for you. So Pragya Patidar is asking that how can I join? Please let me know. Okay, okay, okay. ये तो छोटा हो गया, okay. So this is a Ma'am, question from Dipali Agrawal, right? right. So by when can we start these exercises? I'll be entering second trimester, and what kind of exercises should I practice? So which type of exercises she's talking about? I think what all I demonstrated, I think what all I demonstrated, Okay. Kegels का. So दीपाली, ये जो मैंने एक्सरसाइजेस बताई हैं ये आप शुरू से कर सकते हैं, ये बहुत सेफ एक्सरसाइजेस हैं. बस सब में ये ध्यान रखिए कि आपको सांस नहीं रोकनी है. दैट्स हाउ इट इज. तो इसमें इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी. बट हाँ, कई बारी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, तो उसके लिए मेरा सजेशन रहता है कि आप किसी एंटीनेटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो एक्सरसाइज में हो उनसे एक बार कनेक्ट कीजिए, ताकि आप सही तरीके से करें. करते सब है लेकिन कई बार गलत करते हैं, तो जो मसल स्टिमुलेट होना चाहिए वो नहीं होता है. सो दैट इज हाउ इट इज. As far as exercises are concerned for आपके प्रेगनेंसी के पीरियड में, it can start as early as 18th to 20th वीक के बाद से मैं ऐसे प्रैक्टिस करती हूँ. अदरवाइज तो आप स्टार्टिंग से कर सकती हैं. इनिशियली हम ज्यादा फोकस ब्रीदिंग पे, आपके मॉर्निंग सिकनेस की जो इश्यूज हैं उन पे फोकस करते हैं. धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती चली जाती है, हम सारा फोकस जो है वो आपकी स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी पे डाल देते हैं. Mandakini, that's a very common question which comes up, no? That is like when to start the baby's massage, है ना? कितने दिन बाद शुरू करें, तुरंत शुरू करें, उसी दिन शुरू करें, or should we wait for a week after the delivery? So, what is your opinion? So, what I suggest is once the umbilical cord जो आपका है वो जब निकल जाता है, जो वो सूख जाता है, उसको गिर जाता है, उसके बाद से आप स्टार्ट कर सकते हैं. कई बारी जो प्रोफेशनल्स होते हैं तो वो तो जैसे प्री टर्म बेबी है उसमें तो उसी जल्दी ही स्टार्ट हो जाती है. बट आपके लिए वो एक प्रोफेशनल्स करते हैं, लेकिन आप जैसे पेरेंट हैं आपको आइडिया नहीं है, तो हमारा आई प्ले वेरी वेरी सेफ एंड आई ऑलवेज, मैं सबको बहुत सेफ रहने के लिए सजेस्ट करती हूँ. तो जब आपका अम्बिलिकल कॉर्ड का वो सूख के गिर गया है, अब आपके बेबी को इन्फेक्शन होने का कोई चांसेस नहीं है, आप आराम से उसको मसाज कर सकती हैं. सो दैट इज व्हाट आई से. मैम, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग ऑन इट? No, there is very, like scientifically speaking, there are conflict of ideas on baby's massage actually. So, I mean, when to start, how to start. So, I mean, it would be individual opinion. Like many pediatricians say, बिल्कुल ही मत करो, कुछ कहते हैं करो. So, there is very conflict of ideas on it because we don't have a very exact scientific data onto it. और कौन सा cream लें, कौन सा oil लें, like इस चीज पे बहुत questions रहते हैं. So, that's why I was asking. मैं तो बोलती हूँ कोकोनट ऑयल, जो वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है, that's the best. Some would like to do with olive oil as well, but it remains very thick. So it depends, no? कि आप क्या? What would you say? What you? I to always say coconut oil, मैम. चाहे वो stretch marks हो, मैं वहाँ भी coconut oil बोलती हूँ. चाहे pure cocoa butter is the best thing, yeah. Best thing because it does not need any. There should be no chemicals. That is, I feel कि whatever you're using has to be chemical free. उसमें बहुत ज़्यादा fragrances ना हो. We don't want abnormal, things to be applied on the child. So it has to be safe, and thing is what is I suggest. So for those who have missed this session or a part of session, we are definitely going to give you recordings for the same. And another question is coming from Nivedita Jain. My baby doesn't put complete black area of my breast along with nipple. And my baby is hungry too after each feed. How to put complete black area in his mouth? Please suggest. So see, Nivedita, what happens, जो ये बहुत common query है. आपके बच्चे का मुंह इतना सा है, इतना छुटकू सा मुंह है, ठीक है. इस छोटे से मुंह में इतना बड़ा कैसे जाएगा, है ना. तो उसको ले जाने के लिए आप बस इतना सा सोचिए, जैसे आप बर्गर खाते हो,
आप उसको स्क्वीज करते हो और फिर उसको मुंह में रखते हो, राइट? या फिर आप उसको तो आप जब बच्चे को फीड करा रहे हो उसको स्क्वीज करो उसके साइज के हिसाब से, उसके मुंह के हिसाब से, तब आराम से ये पूरा हिस्सा उसके मुंह में चला जाएगा। अगर आप उसको समटाइम्स व्हाट दे डू इज आप ऐसे लेके जा रहे हैं, जब आप ऐसे लेके जा रहे हैं ऑफ कोर्स केवल आप ऊपर से पकड़ रहे हैं, नीचे वाला पूरा हिस्सा मोटा है और बड़ा है, प्लस जब आप इसको इस तरीके के ग्रिप में लेके जा रहे हैं तो यहाँ के जो डक्ट्स हैं वो दब जाते हैं। तो कोशिश कीजिए उसके साइज को छोटा कीजिए। वो जब वाइड मुंह, इसीलिए मैंने आपसे बोला कि आप उसके नाक के साथ, उसके साइड्स में, उसके यहाँ पे जब आप खेलोगे थोड़ा सा तो वो बड़ा मुंह खोलेगा। तो जब तक वो बड़ा मुंह नहीं खोलता और वो छोटा सा मुंह खोल रहा है, उसमें अगर आप लेके जाओगे तो वो नहीं जा पाएगा और वो यही प्रॉब्लम होता है। तो हमेशा वेट कीजिए, बच्चे के साथ थोड़ा खेलिए, फिर वो बड़ा मुंह खोलेगा और आप उसको स्क्वीज करिए और आसानी से आप ले जा सकते हैं। सो बेबी इज हंग्री आफ्टर ईच फीड, उसका पक्का ये जो रीजन है वो गलत तरीके की फीडिंग का तरीका है। तो आप किसी लैक्टेशन कंसल्टेंट जो भी आपके आसपास है उनसे आप कनेक्ट कर सकती हैं, वो आपको एक सेशन दे देंगे एंड आप उससे कनेक्ट होकर के मे बी दैट इज हेल्पफुल टू यू। सो आई थिंक द इशू इज लैचिंग, और मेरे हिसाब से कई बार क्या होता है जो ब्लैक एरिया होता है बड़ा भी होता है, लाइक इट इज द एक्सेसिव पिगमेंट्स। हमारा एक फॉल्स थॉट रहता है कि वो पूरा नहीं जा रहा है, सो प्रोबेबली योर बेबी इज डूइंग वेल एंड यू आर वरीड अबाउट इट। सो ऐसा भी हो सकता है। इनको Correct. I think third question is, I am in my third trimester and from when can I do this exercise? So you have already answered, I think. Yeah, I think yes. And what is else? Many people start the baby bath before the umbilical cord drops. So baby bath तो करते ही है ना, डिलीवरी के बाद ही करते हैं. So we were talking about massage. I mean, और massage भी शायद इसलिए हम avoid करते हैं that initial 1-2 days we don't want to, I mean, expose the baby to other oils and chemicals. And कभी-कभी massage करने से umbilical जो cord attach है वो detach हो जाती है, bleeding हो जाता है. So I think Mandakini, you're saying this for that reason, no? कि वो cord because infection, correct. Then people need to add it on infections, and we don't want any bad things to happen. My baby is 8 months old. Milk is, yeah, you can. Sorry, ma'am, please. नहीं आप बोलो. Okay. So I think Nivedita is also asking the same questions, and please suggest for how many months we should continue baby massage. So I think, ma'am, would you like to answer it? So continue baby massage is like the same massage as what adults undergo. So massage is not an essential commodity one should go for, but it is said that it relaxes the baby. बच्चा छोटा है, नाजुक है, तो उसकी muscles को थोड़ा सा आराम मिल जाता है, तो they get relaxed and they remain happy and tuned up. So massage is not an essential commodity. You can continue it as long as the baby wants to get it done. छोटा होता है ना तो बड़ा आसान होता है उसकी मसाज करना. अब एक साल का बच्चा लेटेगा ही नहीं. अब हम तो मुझे याद है when we were kids, my mother used to massage me even when I was a good grown old baby and child, and then she used to put me in sunlight. वो सरसों के तेल से मसाज चलता था. तो आई थिंक बेसिकली जो ओल्ड थॉट्स हैं वो मसाज से यही होता है कि जस्ट इज हेल्पिंग योर मसल्स टू गेट रिलैक्स एंड इट इज इजी एंड इट इज जस्ट स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ. दैट इज द ओनली थिंग, बट इट इज नॉट एसेंशियल एज मैम सेड. तो डोंट मेक इट एज एन एसेंशियल पार्ट, बट येस इट इज देयर फॉर जस्ट द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. जो मैंने 4 क्यूज बताए थे उसमें से एक क्यू है मसाज. If breast milk is sufficient, then can we give cow milk? Insufficient. Sorry, if breast milk is insufficient, then can we give cow milk? No. जैसा मंदाकिनी ने पहले भी बताया कि ब्रेस्ट मिल्क इनसफिशिएंट होता ही नहीं है, यानी कि कैसे हो सकता है? It's not possible. It is not a possibility that you are not producing enough milk for your baby. It is the, I mean, कहीं ना कहीं अपने में कम आ रहा है, अपना कनेक्शन नहीं आ रहा है अपने बेबी से, मदरहुड का फीलिंग नहीं आ रहा है, कहीं डर है, कोई प्रॉब्लम है. मेरी पूरी मेडिकल साइंस में मुझे नहीं पढ़ाया गया कि लैक्टेशन कैसे फील होता है. सो देयर इज नो ड्रग्स एक्चुअली, कोई मेडिसिन हेल्प नहीं करती, कुछ भी हेल्प नहीं करता. इट इज योर मदरहुड फीलिंग दैट हेल्प्स.
What do you and how do you I think एब्सोल्युटली मैम, एंड आई थिंक आई फील कि जो काऊ का मिल्क है वो काऊ के बछड़े के हिसाब से है, और उसमें जो चीजें हैं आपकी बॉडी में वो एंजाइम्स ही नहीं होते हैं जो उसको डाइजेस्ट कर सकते हो. सो हम इसलिए सजेस्ट नहीं करते कि आप काऊ मिल्क को दें, स्पेशली 6 महीने तक तो बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी ऊपर का नहीं जाना चाहिए. आपका मिल्क केवल है जो जाना चाहिए, और अगर वो इनसफिशिएंट आपको लग रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई टेक्निक का प्रॉब्लम है. आप लैक्टेशन कंसल्टेंट से या अपने पीडियाट्रिशियन से कनेक्ट कीजिए, वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे. मैम, दिस इज फॉर यू आई गेस. हाउ कैन आई प्रिवेंट न्यूबॉर्न बेबी फ्रॉम कोल्ड? ओके, तो ना ठंड लगती है, आई थिंक मैं तो लगता है सब लोग इतना लपेट के रखते हैं कि उन्हें गर्मी लगती होगी. What I feel now, so much wrapping of the child that I think उनको गर्मी ज्यादा लगती है. तो what I believe इसमें scientific information ये है कि जितनी ठंड आपको लगती है उतनी बच्चे को लगती है, जितनी गर्मी आपको लगती है उतनी बच्चे को लगती है. So जो कपड़े आप पहनते हैं उतना ही बच्चे को पहनाएं. और चूंकि बच्चे नाजुक होती हैं, टेम्परेचर वेरिएशन को जल्दी रिस्पॉन्ड करती हैं, सो वी कैन नॉट कीप देम ओपन अप फॉर लॉन्ग. जैसे टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है तो आपको थोड़ा कवर करके हमेशा रखना चाहिए. दैट्स अ लॉजिक बिहाइंड इट. आप ऐसे प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, नानी दादी ज्यादा बताएंगी उसके. और मेरे ख्याल से अच्छा है, कोल्ड होगा तो इम्यूनिटी डेवलप होगी, एंटीबॉडीज बनेंगी. दिस इज व्हाट आई बिलीव. तो अच्छा है, आगे जाके बड़े होके प्रॉब्लम्स कम आएंगी. तो दिस इज व्हाट आई फील कि ठीक है, इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस, बिकॉज वो आपके वूम से निकल के नई दुनिया में आया है तो फेस तो करेगा. सो डिलीवरी को दूध पिलाना कब चाहिए? इमीडिएटली, है ना, इमीडिएटली, राइट फ्रॉम द डिलीवरी टेबल, इवन इन द ऑपरेशन थिएटर. एंड नो गुट्टी, नो शहद, नो पानी, नथिंग. So my baby is 2.5-month-old baby. All doctor always say you should not give him gutti. Okay, and grandma always wanted to give him. So mana karo grandma. No, grandma should be not allowed. Should not be allowed to give any gutti. Yeah, miss, how can we increase baby weight? Is back hip massage with mustard oil at 33 weeks and later is dangerous? I'm not getting this question. How can we increase baby's weight? Ma'am, please, you were saying something. How I'm asking you, how would you increase your baby's weight? Breastfeeding, exclusive. Absolutely, absolutely. उसको कुछ और खाना है ही नहीं जो जाएगा. It's absolutely the breastfeed. So you eat a balanced and a healthy diet because वही आपके बच्चे को जा रही है. तो आप न्यूट्रिशियस डाइट आप खाइए, घी मत खाते जाइए क्योंकि आपको बच्चा मोटा करना है, क्योंकि वो आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है. सो हमेशा एक अच्छी डाइट लीजिए एंड यस, बेबी विल बी फाइन. Ma'am, I think there are not much questions. Sachin wanted to talk something. I think Sachin, are you there? Yeah, ma'am. Okay, ma'am. So very nice session is going on. Continuously question answer session is going on, and today I'm very happy. It's a very different kind of topic. Basically, Dr. Manina ma'am choose. So, ma'am, thank you so much for choose this kind of particular topic. I think last 2 years back, this is I think it's a different kind of topic, and most of the people want to know जो आपने select किया topic. So thank you so much for selecting this kind of topic, and especially thanks Dr. Mandakini ma'am to just provide the entire information in a very brief way. Now, ma'am, just give me only 2 minutes. I just want to say something about the stem cell banking, because, ma'am, first of all, most of the people they want to know what is basically stem cell banking and all about. Can I interrupt? Sachin, can I interrupt? I have to go for a case, so I would like to say thank you to you first for organizing such meeting, and Mandakini for giving your valuable time to us. And I think it was very interactive session. I would be leaving, that's why I am interrupting you in between. You can carry on with the session. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, give me valuable time also. Thank you so much, ma'am. Yeah. Okay, so to start, basically, I can just share some information which is related to your upcoming baby. I think most of the people, they want to know what is basically stem cell banking and all about.
So once the baby got delivered, I think most of the people understand that once the baby got delivered, so baby connected with the umbilical cord toward the 9 months. After the delivery, just cut the cord and baby separated out. अभी जो मैम ने सारी चीज बताई है, umbilical cord के बारे में सारी एक्सप्लेन किया है, मैं उससे कॉर्ड से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ. This basically concept is not a very novel concept. Basically, this concept start at the ancient time. I think जो most of the people हैं जिनके घर में ऋग्वेद रखी हुई है, ऋग्वेद में एक कहानी का जिक्र किया गया है कि जो गांधारी थी वो 100 कौरव पैदा करना नहीं चाहती थी. वो ऋषि मुनि के पास में गई और उन्होंने बोला कि मुझे अपना एम्ब्रियो जो भ्रूण इसको डिस्ट्रॉय करना है. ऋषि मुनि ने उनका एम्ब्रियो उनको डिस्ट्रॉय किया और भ्रूण है कि एम्ब्रियो में से 100 टुकड़े हुए और उन 100 टुकड़ों को 100 मटकों में रख के हिमालय में दफना दिया. उन 100 भ्रूण के टुकड़ों में से यानी कि 100 एम्ब्रियो के टुकड़ों में से 100 कौरव पैदा हुए. तो ये जो कंसेप्ट है स्टेम सेल बैंक की, ये नया नहीं है. ये कंसेप्ट ऋग्वेद के अंदर जिक्र किया गया है. तो जिस एम्ब्रियो से -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे यानी कि जिसको प्रिजर्व किया गया, उन 100 भ्रूण के टुकड़ों में से 100 कौरव पैदा हुए. चूंकि अभी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आज के टाइम में हम वही अम्बिलिकल कॉर्ड एंड कॉर्ड ब्लड को कलेक्ट करके प्रिजर्व करने का काम करते हैं और उस कॉर्ड एंड कॉर्ड ब्लड में से हम लोग स्टेम सेल्स को हार्वेस्ट करते हैं. ये स्टेम सेल्स वो मास्टर सेल्स होते हैं जिससे ड्यूरिंग द 9 मंथ एंटायर बेबी के बॉडी के ऑर्गन्स, मसल, बोन्स एंड टिश्यूज का डेवलपमेंट होता है. जिस मास्टर सेल से 9 मंथ के दौरान एंटायर पूरे बच्चे की बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है, हम वही मास्टर सेल ब्लड एंड कॉर्ड में से एक्सट्रैक्ट करके लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में इसको प्रिजर्व करने का काम करते हैं. इन स्टेम सेल्स का नेचर होता है, ये स्टेम सेल्स हमारे बॉडी के किसी भी ऑर्गन्स, मसल, बोन्स एंड टिश्यूज को रिग्रो रीजनरेट करने में काम आते हैं. दैट इज व्हाई स्टेम सेल्स नोन एज ए रीजनरेटिव मेडिसिन. क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी से डिलीवरी के वक्त आती है. एंड इफ वी मिस दिस अपॉर्चुनिटी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, वी कैन मिस फॉरएवर. फिर ये अपॉर्चुनिटी लाइफ में दोबारा नहीं आती है. हम जो कॉर्ड एंड कॉर्ड ब्लड जो कलेक्ट करते हैं, इसमें जो स्टेम जो हार्वेस्ट किए जाते हैं, ऐसी बहुत सी ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हैं जिनका मेडिकली ट्रीटमेंट पहले पॉसिबल नहीं था, पर उन डिजीज का ट्रीटमेंट आज के टाइम में कॉर्ड एंड कॉर्ड ब्लड से पॉसिबल है. और ये जो अपॉर्चुनिटी है, डिलीवरी के 10 से 15 मिनट के दौरान आती है, इसलिए इसको वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी बोलते हैं. सेकेंड चीज, बहुत से ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो कई बार कैरी करते हैं, कई बार आकर कुछ एक्टिव डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता, वो कभी भी किसी को हो सकते हैं. तो उन डिजीज को क्योर करने में स्टेम सेल बैंकिंग यानी कि स्टेम सेल्स ना सिर्फ उस बच्चे में बल्कि एंटायर फैमिली मेंबर्स को क्योर करने में वन ऑफ द बेस्ट सोर्स. नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस कॉर्ड लाइफ. कॉर्ड लाइफ बेसिकली we are not working as a joint venture, we are not working as a technical collaboration, we are not working as a franchisee mode. Cord Life working as a subsidiary group. We are the largest Asia Pacific stem cell banking. We have provided the entire stem cell solution. So this basically class conducted by Cord Life on the behalf of Dr. Manila Kaushal ma'am all. So ये रेगुलर इंटरवल पे हम लोग क्लासेस कंटिन्यूसली करते रहते हैं. ये पूरा सेशन में रिकॉर्ड किया है. ये पूरा का पूरा सेशन हम आपको आपकी ईमेल आईडी पे शेयर करेंगे. स्टेम सेल से रिलेटेड ये पूरा कंसेप्ट क्या होता है, हम इसको कैसे प्रिजर्व करते हैं, क्या सर्विसेज होती हैं, कंपनी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल कमर्शियल क्या रहेगा, इन सारी चीजों के लिए हम लोग एक फ्री ऑफ कॉस्ट 40-45 मिनट्स का एक प्रेजेंटेशन देते हैं, जो हम आपको आपके अकॉर्डिंगली आइदर आपके रेसिडेंस पे या गूगल मीट पे, एज पर जो कन्वीनियंस जो आपके लिए सुटेबल हो, हमारे एग्जीक्यूटिव आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके घर पे प्रोवाइड करते हैं. तो आई विल शेयर माय एंटायर इन्फॉर्मेशन. मैं अपने लोकल नंबर आपको शेयर कर दूंगा. अगर कोई भी जो लोग हैं एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स जो अपने एंटायर कंसेप्ट को ब्रीफली समझना चाहते हैं, तो यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी एनी सॉर्ट ऑफ टाइम. वी कैन प्रोवाइड द एंटायर इन्फॉर्मेशन एज पर योर convenience. So this is basically all about, this is a small information ki what is basically all about the stem cell banking and all. So once again thank you so much Mandakini ma'am, इस entire time में जो आपने time दिया, जिस तरीके से आपने explain किया, to be very frank, the fantastic session which is given by you ma'am. So thank you so much Sachin ji, having me on this platform and letting me explore these topics more. Thank you so much ma'am. Thank you and good night each and everyone. When is a parent born? When your world changes in a moment. Nani? Or when the moment is celebrated by all. When you start learning again. Or with a new role. Is
Is it your child's first breath? Or is it just a feeling? Parents are born when they fulfill a responsibility. Your child's umbilical cord blood can provide protection from 80 life-threatening diseases. Keep it safe with Asia's largest stem cell bank, Cord Life. One chance, one choice.